अब झटके देने की बारी उद्धव ठाकरे की है। एक के बाद एक उन्होंने कई झटके खाए। एकनाथ शिंदे ने पहले बगावत की, 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ चले गए, सरकार से हाथ धोना पड़ा उद्धव ठाकरे को। अब पार्टी पर भी संकट मंडरा गया, लेकिन इसके बाद अब उद्धव ठाकरे के पास खोने को कुछ नहीं बचा। लिहाजा वो अपनी लड़ाई में एक के बाद एक छोटी छोटी कामयाबियों को भी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मौके आए हैं जब एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे भारी पड़ते दिखाई दिए हैं। और ऐसे में शिवसेना की लड़ाई पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के पाले में चली गई है, ये कहना गलत होगा अभी। हालांकि दस्तावेजी तौर पर ताकत के लिहाज से, सांसदों, प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों, विधायकों के समर्थन के लिहाज से एकनाथ शिंदे मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जो गौर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दशहरा रैली की जो विरासत है, बाला साहब ठाकरे की विरासत, वो एकनाथ शिंदे न तो उद्धव ठाकरे से छीन पाए हैं और न वो इनके लिए मुमकिन होगा। आप एकनाथ शिंदे के प्रयासों पर गौर करें। एकनाथ शिंदे ने कोशिश की कि ठाकरे परिवार के अन्य सदस्य, चाहे वो निहाल ठाकरे हों, राज ठाकरे हों, स्मिता ठाकरे हों, सबसे मुलाकात की कि वो किसी तरह से उनके खेमे में आए या उनका समर्थन एकनाथ शिंदे को मिलता दिखाई दे। वजह क्या है? बाला साहब ठाकरे की विरासत ठाकरे सरनेम है, ठाकरे परिवार है। ठाकरे परिवार के सदस्यों का एकनाथ शिंदे के साथ होना जरूरी है। एक बड़ी हार दिखाई पड़ती है कि अभी तक ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ में खुलकर खड़ा नहीं दिखाई देता है। उद्धव ठाकरे जरूर कहते हैं कि मुन्ना भाई, वो राज ठाकरे को इस नाम से कई बार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संबोधित करते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि वो कॉपी करते हैं, और कॉपी कैट भी कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे की नकल की जाती है, असल तो यहाँ है, नकल वहाँ है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। इस सब के बीच में राज ठाकरे बेशक बीजेपी के करीब दिखाई देते हो, शिंदे गुट के करीब दिखाई देते हो, समर्थन नहीं देते दिखाई देते। अब हम बात करते हैं उन तीन बड़ी बातों की जहां पर उद्धव ठाकरे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे पे। सबसे पहली घटना जो हुई है वो है हाईकोर्ट का वो निर्णय, जिसके बाद दशहरा रैली शिवाजी पार्क में संबोधित करते दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे के लिए कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शिवसेना की असली लड़ाई के जैसी ही एक बड़ी लड़ाई दशहरा रैली शिवाजी पार्क में कौन करेगा की चल रही थी। ये तय माना जा रहा है कि शिव सैनिक अपने आप दशहरा रैली में पहुंचते हैं। दशहरा रैली में शिवाजी पार्क में कार्यक्रम होगा। उद्धव ठाकरे जब मंच पर होंगे तो शिव सैनिक उन्हें सुनने के लिए आएंगे। यहाँ पर शिवसेना पर अपनी दावेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो पूरी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट पर रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिव सैनिकों को अपने साथ लेकर आएँ। आदित्य ठाकरे लिहाजा लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पूरी तरह से शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई देते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है, जो दूसरी बड़ी जीत रही थी उद्धव ठाकरे की, वो ये कि जो कार्यालय था दादर में, केंद्रीय कार्यालय जिसको कहा जाता है शिवसेना का, वहां पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर हटाने की कोशिश की गई थी और एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाने की कोशिश की गई थी। इसका भारी विरोध हुआ था और उस समय पर शिंदे गुट, उद्धव गुट जमकर आमने सामने आ गए थे, तस्वीर नहीं हटा पाए थे। लिहाजा दफ्तर ही वहां से शिफ्ट कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय को ठाणे शिफ्ट कर दिया गया था। ठाणे इसलिए शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि एकनाथ शिंदे का गढ़ है। एकनाथ शिंदे ठाणे में काफ़ी मजबूत हैं। आनंद दिघे की राजनीति यहीं की थी, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं। उसके बाद में एकनाथ शिंदे ने इस राजनीति को न सिर्फ संभाला बल्कि बहुत पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया। शिवसेना में अपना कद आगे बढ़ाया। एक ऑटो चालक से, आनंद दिघे के ड्राइवर से, फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इसके बीच में पार्षद, विधायक, ये सारा सफर भी उनका जारी रहा है। उनके अपने बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद बन पाए। तो एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक जमीन को बहुत मजबूत किया। और ठाणे में आनंद दिघे को बाल ठाकरे कहा जाता था, ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। और इसी तरह एकनाथ शिंदे का अपना दबदबा है, वो उनकी विरासत संभालते दिखाई देते हैं। लेकिन ठाणे से बाहर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट की नहीं चल पाई थी। वहां पर वो दफ्तर पर कब्जा नहीं कर पाए थे। लिहाजा एक मजबूरी थी कि अपने मजबूत गढ़ ठाणे में वो अपने दफ्तर को शिफ्ट करें, जहां पर ज़्यादातर पार्षद, कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर उनकी राजनीति वहीं की है। मुंबई में क्या अब भी उद्धव ठाकरे का दबदबा चल रहा है? और केंद्रीय कार्यालय जो रहा, बेशक उसका पता शिफ्ट कर दिया गया, कागजी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया, या केंद्रीय कार्यालय शिफ्ट हो गया। आपने इसकी कई मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी। लेकिन अभी जब तक ये तय नहीं हुआ है कि असली शिवसेना किसकी है, शिवसेना ब्रांड किसके साथ जाएगा, ऐसे में केंद्रीय कार्यालय पर किसका दबदबा होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप कई रिपोर्ट्स में देखेंगे कि एकनाथ शिंदे ने झटका दे दिया उद्धव ठाकरे को, लेकिन ये झटका खुद एकनाथ शिंदे को लगा, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय पर वो कब्जा नहीं कर पाए। दादर स्थित केंद्रीय कार्यालय उद्धव ठाकरे के पास रहा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है?
विधान भवन में हर पार्टी को बैठने के लिए एक जगह दी जाती है। शिवसेना बहुत पुरानी और बड़ी मजबूत पार्टी रही है, उसको एक जगह दी गई थी। अब इस जगह को लेकर भी बड़ी मारामारी चल रही थी कि विधान भवन में शिवसेना को जो जगह दी गई है उस पर कौन सा गुट बैठने वाला है, एकनाथ शिंदे बैठेंगे या उद्धव ठाकरे बैठेंगे। यहां भी उद्धव ठाकरे ने बाजी मार ली। उद्धव ठाकरे को इस कार्यालय में, विधान भवन में जो शिवसेना के लिए कार्यालय बनाया गया, उनके गुट को वहां पर बैठने की इजाजत मिल गई और इसी वजह से 7वीं मंजिल पर एकनाथ शिंदे गुट को शिफ्ट होना पड़ा, यानी उनका दफ्तर उसी जगह पर विधान भवन में 7वीं मंजिल पर कर दिया गया। लेकिन जो मूल जगह थी या जहां पर अभी तक शिवसेना के तमाम विधायक बैठते रहे थे या शिवसेना को जो ऑफिशियली दफ्तर अलॉट किया गया था, वहां पर अब भी उद्धव ठाकरे हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें जो बताती हैं कि उद्धव ठाकरे ने अभी तक, जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे गिरे हैं या हटाए गए हैं या बगावत झेल रहे हैं, तब से 3 ऐसे मौके आए हैं जब वो एकनाथ शिंदे पर भारी पड़े। और सबसे बड़ा मौका तो ये दशहरा रैली का रहा। शिवाजी पार्क 60 साल की विरासत है, एक ऐसी विरासत जिसको सीधे जोड़कर देखा जाता है बाला साहब ठाकरे से। इसके कारण भी समझ लीजिए। वैसे तो हाईकोर्ट में जाना और हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाना, जैसा कि पहले ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है, 99.9% हमें विश्वास है कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। और अगर देखा जाए तो वैसे भी सिंपैथी के लिहाज से भी हम देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले ही शिवाजी पार्क के लिए अप्लाई किया था, बाद में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से किया गया। बीकेसी ग्राउंड MMRDA में रैली करने के लिए पहले एकनाथ शिंदे ने अप्लाई किया था, बाद में उद्धव ठाकरे ने किया था। पहले आओ पहले पाओ की रणनीति चल गई बीकेसी में, वहां पर एकनाथ शिंदे को इसी आधार पर अलॉट कर दिया गया, समय दे दिया गया, जगह दे दी गई। लेकिन इसी सिद्धांत को मानते हुए शिवाजी पार्क में परमिशन नहीं दी जा रही थी BMC के द्वारा उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे पहले से ही इस बात को जानते थे, वो पहले ही हाईकोर्ट जा चुके थे। इस सब के बीच में BMC ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, दोनों की ही याचिका को खारिज किया गया था। इसकी भी एक महत्वपूर्ण वजह ये बताई जा रही थी कि किसी तरह का टकराव ना हो। पहले ही उद्धव ठाकरे कह चुके थे कि बात टकराव की नहीं है, बात विरासत की है, परंपरा की है, बाला साहब ठाकरे के सपने की है। और बाला साहब ठाकरे सालों से और उनके बाद उद्धव ठाकरे लंबे समय से यहाँ पर रैलियाँ करते रहे हैं। शिव सैनिक यूँ भी जुटते हैं, परमिशन नहीं दी जाएगी तो भी यहाँ पर शिव सैनिक जुट जाएंगे, लिहाजा हमें परमिशन दी जाए, और नहीं दी जा रही है तो उसका कारण बताया जाए। तो कोई कारण नहीं बताया गया था, कानूनी सलाह मशवरे लिए गए थे। ये भी कहा गया था कि अभी पार्टी में 2 फाड़ है, असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना की रैली कौन सी कहलाएगी, ये सारे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन देखिए, ये बात तो तय है कि शिवसेना की रैली वही रैली कहलाएगी जो शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के स्मारक के पास होती है, जहां उद्धव ठाकरे दिखाई देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि उद्धव ठाकरे एक मंच पर हैं, एक मंच पर एकनाथ शिंदे हैं, इन दोनों में से किसको शिवसेना की रैली माना जाएगा? कानूनी तौर पर, दस्तावेजी तौर पर, सरकार बनाने के लिहाज से, विधायकों के समर्थन के लिहाज से एकनाथ शिंदे के पास में है शिवसेना की पूरी ताकत, इसमें कोई दो राय नहीं। असली लड़ाई होती है जनता के बीच में। ये ब्रांड लेकर जब उद्धव ठाकरे मैदान में उतरते हैं तो क्या जनता उन्हें असली शिवसेना मानती है या एकनाथ शिंदे को मानती है? नो डाउट अगली जो बड़ी लड़ाई है, चौथी बड़ी लड़ाई, वो सब कुछ तय कर देगी। और अगर ये मामला उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है तब तो स्थितियां एकनाथ शिंदे के लिए बहुत गड़बड़ाने वाली, और ये बात होगी असली शिवसेना पर संवैधानिक पीठ को, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ये क्या फैसले देते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अभी तक जो दावेदारी रखी गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से, वो पार्टी से अलग होने की बात नहीं कही गई है, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई है। जबकि उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस पूरी लड़ाई में जिस तरीके से विधायकों को तोड़कर सत्ता में अलग बना दिया गया है, उसके बाद में इन्हें एक अलग या तो दल बना लेना चाहिए या किसी दल में विलय कर लेना चाहिए। आप इस तरह से किसी की पार्टी को तोड़कर उसके ब्रांड पर, उसके चुनाव चिन्ह पर अपनी दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप टूटकर चले जाए। संवैधानिक रूप से चुने गए पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नेता को आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं और इसीलिए संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। कई पुराने मामलों को देखा जा रहा है, इंदिरा गांधी ने खुद कैसे विरोध झेला था, अपनी पार्टी में कैसे किनारे हो गई थी। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जब राजनीति में ये होता रहा है कि पार्टी से नेता बाहर हुए। ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे की अपनी दावेदारी है। उनका कहना है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। 2.5 साल तक उनके साथ ये लोग सत्ता में बने रहे, तब तक कोई
कोई दिक्कत नहीं थी। 2.5 साल के बाद में बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना ली गई है। बीजेपी पर सैबोटाज की या पार्टी को खत्म करने के आरोप भी उद्धव ठाकरे लगाते रहे। कुल मिलाकर अगर महाराष्ट्र की सियासत में अभी देखा जाए, अभी तक की जो लड़ाई है उसमें बड़े मोर्चों पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे भारी पड़े उद्धव ठाकरे पर, यह कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले विधायक साथ में लेना, सफलतापूर्वक सरकार बनाना, सरकार में मुख्यमंत्री बनना, उसके बाद में एक के बाद एक धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करना। सबसे बड़ी ताकत उन्होंने बनाई एकनाथ शिंदे ने कि उन्होंने अन्य प्रदेशों के प्रभारी और अध्यक्षों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। अब उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे सबसे पहले जनता के बीच गए, आदित्य ठाकरे को आगे किया है, शिव संवाद यात्रा चलाई है और साथ ही साथ में कोशिश ये कर रहे हैं कि एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर पर्सनली 1-to-1 कॉन्टैक्ट करके वो कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ें। दूसरा, वो कोशिश कर रहे हैं कि नए पदाधिकारी जो उनके प्रति समर्पित हैं उनको साथ में जोड़ें, उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये तो तय है कि उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति अलग करेंगे, लेकिन अब बाला साहब की विरासत 2-3 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता, चुने हुए प्रतिनिधियों के लिहाज से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के पास ताकत है। अंदाज के लिहाज से देखा जाए, मुद्दों के लिहाज से देखा जाए तो राज ठाकरे ने कई मुद्दे उठा रखे हैं बाला साहब ठाकरे के। उद्धव ठाकरे उनके चुने हुए प्रतिनिधि थे, बाला साहब ठाकरे ने खुद उन्हें अध्यक्ष बनाया था। नाम है बाला साहब ठाकरे का जुड़ा हुआ है, बेटा पोता दोनों पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। बाला साहब यही चाहते थे। ये 3 मोर्चों पर बाला साहब ठाकरे की पूरी विरासत दिखाई पड़ती है। जनता इसको कैसे लेती है और कौन सचमुच बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे बढ़ा रहा है, ये साबित कर पाता है जनता के बीच में, वही सिरमौर बनेगा या उसकी असली ताकत देखने को मिलेगी। और इस बात से भी बहुत कुछ तय होगा कि ब्रांड शिवसेना का चुनाव चिन्ह नाम ये किसको मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर छोटी छोटी जीतों की बात की जाए तो 2-3 मोर्चों पर भारी पड़े हैं उद्धव ठाकरे, जिनमें उन्हें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाज़त मिलना उनकी एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। इससे पहले उन्हें विधान भवन में शिवसेना का पुराना दफ्तर मिलना या फिर दादर में उनका जो केंद्रीय कार्यालय रहा उस पर उनकी पकड़ बने रहना, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू रहे जहां पर उद्धव ठाकरे ने यह साबित किया कि अभी भी शिवसेना उनके हाथ से निकली नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।